शुरुआत कर रहे हैं हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्रेब्स साइकिल का क्या क्या महत्व होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कि किस तरीके से विभिन्न पथों से, यानी ग्लाइकोलिसिस था, क्रेब्स साइकिल था, इससे आए हुए NADH2 FADH2 से ATP का निर्माण किया जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल का महत्व। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, क्रेब्स साइकिल के बारे में। ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल का ध्यान समझना, इस क्रेब्स साइकिल का प्लांट में क्या महत्व होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो सब लोग हेडिंग डालेंगे क्रेब्स साइकिल का महत्व। तो पहला महत्व याद रखना है, ठीक है, पहला महत्व, ठीक है, कि इस क्रेब्स साइकिल में NADH2 FADH2 ATP इत्यादि का क्या होता है, निर्माण होता है, इत्यादि का निर्माण होता है। वह इसे कहाँ भेजा जाता है जी, ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजा जाता है। पहला महत्व ये याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहला महत्व कि जब क्रेब्स साइकिल होता था, ठीक है ना, क्रेब्स साइकिल होता था तो NADH2 बनता था, ठीक है, और क्या बनता था, FADH2, उन सब को यहाँ भेज दिया जाता था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? दूसरा, चाहे हमको कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्राप्त करना हो, चाहे वसा से प्राप्त करना हो, चाहे प्रोटीन से एनर्जी प्राप्त करना हो, तीनों को क्रेब्स साइकिल से होकर के गुजरना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, ग्लूकोज था ना, उसको तोड़ते हैं, पायरुविक एसिड बनता है, वही पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और किसमें प्रवेश करता है, क्रेब्स साइकिल में। सेम टू सेम मान लो मैं प्रोटीन को तोड़ूंगा तो प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेगा और वो भी किस में प्रवेश करेगा, आपके क्रेब्स साइकिल में। ठीक है ना, वसा रहेगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटेगा, वो भी कहाँ प्रवेश करेगा, क्रेब्स साइकिल में। मतलब तीनों का कॉमन पथ क्या है, क्रेब्स साइकिल। मतलब मेरे को यदि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी उत्पादन करना है या वसा से या फिर प्रोटीन से, तीनों में से किसी का भी मैं यदि ऑक्सीकरण करूं, ठीक है ना, इन तीनों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, क्रेब्स साइकिल में। तीनों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, क्रेब्स साइकिल में। ऑक्सीकरण क्रेब्स साइकिल क्या है, कॉमन पथ है, कॉमन पथ है। मतलब किसी का भी यदि ऑक्सीकरण करना है तो उसको क्रेब्स साइकिल से होकर के गुजरना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और क्या महत्व हो सकता है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल जब चलता है तो टोटल 24 ATP का निर्माण होता है। कितना ATP का, 24 ATP का निर्माण होता है। टोटल कितने ATP का निर्माण होता है, 24 ATP का। कैसे 24 ATP का निर्माण होता है, ध्यान से देखो तो, डायरेक्ट SLP से, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से कितना ATP बनता था, 2 ATP। कितना ATP बनता था, 2 ATP। ठीक है, अच्छा, कितना FADH2 बनता था जी, 2 FADH2। एक FADH2 से कितना ATP बनता है, 2, तो 2 गुणित कितना हो जाएगा, 2, तो कितना ATP बन गया, 4 ATP। कितना हो गया, 4 ATP। और कितना NADH2 बनता है, 6 NADH2। कितना NADH2 बनता है, 6। तो ध्यान से समझना, 6 गुणित कितना करूंगा मैं, 3, तो कितना ATP बन जाएगा, 18 ATP। तो टोटल 18, 19, 20, 20 और 4 24 ATP। कितना ATP बन जाता है आपका, 24 ATP। क्लियर है कि नहीं? तो क्रेब्स साइकिल से कितना ATP बनता है करके कभी भी क्वेश्चन आएगा तो कितना बताओगे तुम लोग, 24 ATP। लेकिन लिंक रिएक्शन को भी यदि शामिल कर दूं तो कितना ATP हो जाएगा, 24 घन 6, 30 ATP। कितना ATP हो जाएगा, 30। और ग्लाइकोलिसिस को शामिल कर दूं तो कितना ATP, 38 ATP। कितना ATP, 38 ATP। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया क्रेब्स साइकिल का महत्व? यहाँ तक क्लियर है? कितने ATP का निर्माण होता है, 24 ATP का। आगे बढ़ जाए, अब ये महत्व हो गया। अब हेडिंग डालो, बैलेंस शीट ऑफ रेस्पिरेशन करके, ठीक है ना। टोटल कितने ATP का निर्माण होता है। अब इसके बारे में मैं वैसे एक बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है ना, ध्यान समझना। क्या होता था, ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटता था किसमें, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड टूटता है किसमें, आपका एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम किसमें पार्टिसिपेट करता है, आपके क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल से क्या बाहर निकल जाता है, CO2। क्या निकल जाता है, CO2। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसको क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन।
और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रेब्स साइकिल। सब में कितना कितना एटीपी बनता है इसके बारे में देखते हैं, क्लियर है ना। जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो 2 एटीपी बनता है डायरेक्ट एसएलपी से, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से, डायरेक्ट रुपया कमाया ऐसा समझो इसको, क्लियर है ना। और ध्यान समझना कितना NADH2 बनता है, 2 NADH2 बनता है। कितना NADH2 बनता है, 2 NADH2। एक NADH2 से कितना एटीपी बनता है, 3, तो 2 से कितना बनेगा, 3 दूनी 6 एटीपी बनेगा। कितना एटीपी बनेगा, 6 एटीपी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। 2 एटीपी बनता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से, और 2 NADH2 कितने का निर्माण करता है, 6 एटीपी का। तो टोटल कितने एटीपी हुआ यहाँ पास, 8 एटीपी का निर्माण हो गया। कितने एटीपी का निर्माण हो गया, 8 एटीपी का। किसमें, ग्लाइकोलिसिस में। किसमें, ग्लाइकोलिसिस में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये जो NADH2 है, ठीक है ना, ये जो हमारा NADH2 है, ठीक है ना, वो 6 एटीपी को डायरेक्ट यहीं पास बनाता है क्या, नहीं, वो कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये डॉलर वाला कहानी है, यानी कि हमको ये 2 NADH2 बस मिला रहता है ना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद देखो लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में कितना NADH2 बनता है, 2 NADH2। 2 NADH2 मतलब कितना, फिर से 6 ATP। कितना एटीपी मिल गया हमको, 6 ATP। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। कितना एटीपी मिला, 6 ATP। क्रेब्स साइकिल के बारे में अभी भी बताया हूँ। पहले तो कितना, 2 ATP मिलता है SLP द्वारा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से। इसके अलावा कितना NADH2 मिलता है जी, 6 NADH2। कितना 6 दिया, 18 ATP। कितने ATP, 18। और कितना FADH2, 2 FADH2। 2 दूनी कितना, 4 ATP। कितने ATP, 4। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये 6 NADH2 और यहाँ पास 2 FADH2। यहाँ तक क्लियर है। अब टोटल यदि मैं जोड़ूँ तो यहाँ पास का 8 ATP, यहाँ पास का 6 ATP, और यहाँ पास का कितना, 18 4 22, 22 और 2 24। कितना, 24 ATP। कुल मिला करके टोटल कितना हो गया, 38 ATP। कितना एटीपी मिलता है, 38 ATP। कितना एटीपी मिलता है, 38 ATP। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इसी को बोला जाता है बैलेंस चार्ट। क्या बोला जाता है, बैलेंस चार्ट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। बैलेंस चार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बैलेंस चार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ तक क्लियर है। ये कौन कौन से सेल में मिलता है, ध्यान से समझना। ये मिलता है आपके हार्ट सेल में, लीवर सेल में और किडनी में। हार्ट, लीवर और किडनी में। हार्ट, लीवर और किडनी में। क्लियर है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। क्लियर है, मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। क्या बोलते हैं, मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम या एस्पार्टेट मैलेट शटल सिस्टम, ठीक है ना। इसको पहले रख देना, एस्पार्टेट मैलेट शटल सिस्टम। ध्यान से समझने का कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान दो ध्यान दो। ये एक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लियर है। हुआ क्या होगा, ग्लूकोज था, वो किस में कन्वर्ट हुआ तुम्हारे, बोला हूँ मैं, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड किस में चला गया, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में किस में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम किस में पार्टिसिपेट लिया, क्रेब्स साइकिल में। किस में साइकिल में पार्टिसिपेट किया, क्रेब्स साइकिल में। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ चला गया, यहाँ पास क्या बना था, NADH2। NADH2। यहाँ पास भी क्या बना है, NADH2। यहाँ पास क्या बना है, NADH2 और FADH2 दोनों बना है। ये जितना भी NADH FADH2 है, ये सब के सब, ये सब के सब एक साथ कहाँ जाएंगे, यहाँ पास जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पास चले जाते हैं। क्लियर है, सब के सब इनर मेम्ब्रेन में कहाँ जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पास क्या चलता है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
और किसका निर्माण करते हैं, एटीपी का। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। किसका निर्माण कर देते हैं, एटीपी का। जब आपका मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम चलता है तो एक NADH2 कितना एटीपी देता है, 3 एटीपी। कितना एटीपी देता है, 3 एटीपी नॉर्मल। क्लियर है ना। लेकिन 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 ध्यान से समझो, लेकिन जब एक और सिस्टम होता है ग्लिसरॉल फास्फेट शटल सिस्टम, क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल फास्फेट शटल सिस्टम। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल फास्फेट शटल सिस्टम। कहाँ है, हाँ, जब ग्लिसरॉल फास्फेट शटल सिस्टम चलता है तब हमको एक NADH2 कितना एटीपी देगा, 2 एटीपी। कितना एटीपी देगा, 2 एटीपी। यहाँ तक क्लियर है ना। तो 2 एटीपी देगा, तो ध्यान से समझना, 2 एटीपी देगा तो टोटल जो नेट एटीपी आएगा हमारे पास वो आएगा कितना, ध्यान समझना, 36 एटीपी। कितना आएगा, 36 एटीपी। यहाँ तक क्लियर है। दिमाग में छाप के रखना, नॉर्मली 38 एटीपी मिलता है हार्ट सेल, लीवर सेल और किडनी का सेल काम करता है तब। लेकिन जब न्यूरॉन सेल और मसल सेल ये दोनों काम करें तो हमको कितना एटीपी मिलता है, 36 एटीपी। तुमको कभी भी पेपर में पूछेगा तो कितना एटीपी बनता है, बोलोगे 38। लेकिन नाम लेकर के पूछ दे कि न्यूरॉन या फिर मसल में कितना एटीपी बनता है तो कितना बताओगे, 36 एटीपी। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। आगे बढ़ जाएं क्या, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या बनाता है, पायरुविक एसिड। क्या बनाता है, पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुविक एसिड है इसको माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ भेजना है, अंदर में भेजना है। कहाँ भेजना है, अंदर में। ध्यान समझना, पायरुविक एसिड अंदर गया और क्या बनाया, एसिटाइल कोएंजाइम, और यहाँ पास क्या चला, क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पास जो NADH2 था, यहाँ पास क्या बना है, NADH2। तो ध्यान से समझने का कोशिश करना, ये जो NADH2 कितना ठोक बना है, 2 ठोक। कितना ठोक बना है, 2 ठोक। तो इसको हम लोग कितने तरीके से अंदर भेज सकते हैं, बोल रहा हूँ मैं, 2 तरीके से। कितने तरीके से, 2 तरीके से। ठीक, ध्यान दो, इसको कितने तरीके से अंदर हम लोग भेज सकते हैं, 2 तरीके से। ठीक, ये 2 NADH2 है ना, इसको हम लोग कितने तरीके से भेज सकते हैं, 2 तरीके से। ये पहला तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, पहला तरीका है क्या, मैलेट या एस्पार्टेट, एस्पार्टेट मैलेट शटल। ठीक है ना। इसमें एक NADH2 से कितना एटीपी बनेगा, बोलो मैं, 3 एटीपी। कितना बनता है, 3 एटीपी। पहला तरीका ये है, इसके अंदर भेजेंगे तब। यहाँ तक क्लियर है। एक NADH2 कितना एटीपी बनेगा, 3। तो 2 है तो 3 दूनी 6, मतलब कितने एटीपी का लाभ, 6 एटीपी बनता है। कितना, 6 एटीपी। क्लियर है ना। किस में होता है बोल रहा हूँ मैं, हार्ट में होता है, लीवर में होता है और किडनी में होता है। हार्ट, लीवर और किडनी। और एक सिस्टम ऐसा होगा कि NADH2 को जब भेजोगे तुम लोग यहाँ, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लिसरॉल फास्फेट, ग्लिसरॉल फास्फेट शटल सिस्टम। ठीक है। और यहाँ पास एक NADH2 से कितना बनता है बोल रहा हूँ मैं, 2 एटीपी। कितना एटीपी बनता है, 2। तो 2 ठोक है तो कितना एटीपी बनेगा, 4 एटीपी। कितना बनेगा, 4 एटीपी। अभी तक जब तुम लोग काउंट करते थे कितना एटीपी काउंट करते थे, 6 एटीपी। ठीक है ना। तो लास्ट में कितना एटीपी आता था, 38 आता था। कितना आता था, 38 एटीपी। लेकिन जब मैं 6 एटीपी ना काउंट करके कितना करूँगा, 4, तो टोटल 38 में कितना का कमी होगा, 2 का। तो कितना एटीपी बनता है, 36 एटीपी। कितना एटीपी बनेगा, 36 एटीपी। केवल यहाँ पास का NADH2 बोल रहा हूँ ना, बाकी NADH2 कितना निकालेगा, 3। लेकिन जब यहाँ पास का ही NADH2, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, वहाँ पास का जो NADH2 है वो कितना एटीपी निकाले, 2 एटीपी। कितना निकाल दे, 2। तो वो 36 एटीपी वाला कॉन्सेप्ट किस में होता है बोला हूँ मैं, न्यूरॉन सेल में और मसल सेल में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। नहीं आएगा पेपर में उतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी दिमाग में छाप के रखना कि 38 एटीपी भी बनता है और 36 एटीपी भी बनता है। 36 एटीपी मसल और न्यूरॉन में, और बाकी सब 38 एटीपी।
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। चलो हेडिंग डालो ETS, इलेक्ट्रॉन परिसंचरण तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिसंचरण तंत्र क्या होता है? इलेक्ट्रॉन परिसंचरण तंत्र ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एकदम नॉर्मल से में पढ़ना है। क्लियर है ना? क्योंकि पेपर में बहुत कम आता है। आपके में आएगा तो ग्लाइकोलिसिस आएगा, दूसरा आएगा क्रेब्स साइकिल। पूरा कॉन्सेप्ट बस समझना है इसमें, सिद्धांत को। क्लियर है? ध्यान से समझो। असल में क्या होता है, ध्यान देना। इसका सबसे पहले देखते हैं लोकेशन, ये कहाँ पास होता है। तो ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में संपन्न होता है। पहला तो क्या देख ले, इसका लोकेशन देख ले। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? लोकेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन परिसंचरण तंत्र में होता क्या है? क्लियर है? क्या होता है? ध्यान से समझना। ग्लाइकोलिसिस पहला पॉइंट लिख रहा हूँ। ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है। लिंक रिएक्शन और क्या पढ़े हम लोग? क्रेब्स साइकिल से प्राप्त क्या क्या प्राप्त हुआ था? NADH2 और क्या प्राप्त हुआ था? FADH2। ठीक है ना? NADH2 और FADH2 का क्या कराया जाता है? ऑक्सीकरण करते हैं। व इससे हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन को अलग करते हैं। ठीक है? हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अलग करते हैं। व इसकी सहायता से मेटाबॉलिक वाटर तथा ATP का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं? ग्लाइकोलिसिस था, क्रेब्स साइकिल था, लिंक रिएक्शन था, सबसे क्या निकला था? NADH2 FADH2। उन सब को कहाँ ले जाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। उसमें से इलेक्ट्रॉन को अलग करते हैं और हाइड्रोजन को अलग करते हैं। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की सहायता से क्या करते हैं? पहले तो किसका निर्माण करेंगे? जल का, और साथ ही में किसका निर्माण करते हैं? ATP का। ये समझ आया कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और दूसरा पॉइंट लिख दूँ क्या मैं? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? किसका किसका निर्माण करते हैं? मेटाबॉलिक वाटर तथा ATP का निर्माण करते हैं। यहाँ तक समझ आया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? 4 कॉम्प्लेक्स। कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? 4 कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर है? वह इसमें हाइड्रोजन ग्राही व इलेक्ट्रॉन ग्राही वाहक लगे होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ग्राही किसे कहते हैं? जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों का परिवहन करे। और इलेक्ट्रॉन ग्राही केवल किसका परिवहन करता होगा? इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ठीक, कितना पॉइंट हो गया? 2 पॉइंट। आगे बढ़े? ठीक, इसको डिटेल ले चले आप। ये दोनों पॉइंट लिख लिए। ठीक है, किसका किसका निर्माण करता है? मेटाबॉलिक वाटर का और ATP का। कितना कॉम्प्लेक्स लगा रहेगा? 4। और उसमें क्या लगा रहेगा? हाइड्रोजन ग्राही और इलेक्ट्रॉन ग्राही। हाइड्रोजन ग्राही किसको बोलते हैं? जो हाइड्रोजन को भी पकड़ कर ले जाता होगा और इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन ग्राही केवल किसको ले जाएगा?
इलेक्ट्रॉन को, किसको ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन को। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, डायग्राम से शो करेंगे, क्लियर है ना, कैसे होता है, ध्यान देना ना, ठीक। देखो ये आपका एक पूरा सेल है, एक मिनट रुको ना, ये हमारा पूरा एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या उपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या उपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऐसे बना देता हूँ, ये क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया है, ध्यान से समझना, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन। तो ऐसे ही बना देते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखो कैसा स्ट्रक्चर हो गया आपका, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये वाला इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को में क्या लगा रहता है, ऐसा क्रिस्टी बना रहता है। क्या बना रहता है, ऐसे क्रिस्टी। क्लियर है, ऐसे अंतर वाला रहता है, उंगली जैसा। दिखाई दे रहे हैं ना ये, कि नहीं दिखाई दे रहा है जी, दे रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये कौन सा मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन। ये वाला कौन सा मेम्ब्रेन हो गया, इनर। और ये कौन सा मेम्ब्रेन हो गया, आउटर। अब सेल में क्या हो रहा था, ध्यान से समझने का कोशिश करना ना, एक एक पॉइंट ध्यान देना, ठीक है। ग्लूकोज था, उस ग्लूकोज को तुम लोग क्या किए, ग्लाइकोलिसिस द्वारा किस में कन्वर्ट कर दिए, पायरुविक एसिड में। किसमें, पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड किस में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ गया। किस में आ गया, मैट्रिक्स में। फिर पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम में। किस में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में। फिर एसिटाइल कोएंजाइम किस में पार्टिसिपेट किया, क्रेब्स साइकिल में। किस में, क्रेब्स साइकिल में। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना, हर जगह का यहाँ पास चाहे यहाँ पास चाहे यहाँ पास क्या क्या चीज़ बना है, ध्यान से समझना। यहाँ पास क्या बना था, NaDH2। यहाँ पास भी क्या बना था, NaDH2। यहाँ पास भी क्या बना है, NaDH2। और क्या बना है, FADH2। ये बना है, समझ आ रहा है कि नहीं, NaDH2 है, NaDH2 FADH2। साथ ही साथ यहाँ पास क्या बना था, ATP भी बना था। यहाँ पास क्या बना था, ATP भी बना था। तीन चीज़ बना था ना। अब ATP डायरेक्ट रुपया है और ये सभी क्या है, डॉलर है, ऐसा समझो। तो इनको हम लोग को रुपया में कन्वर्ट करना है तो बैंक जाना पड़ेगा। तो बैंक वाला काम कौन कर रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन। कौन कर रहा है, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ध्यान से समझना, काट कलर बना लेते हैं ये, ठीक है। यहाँ पास देखो, ये इनर मेम्ब्रेन वाला, ये वाला पूरा हिस्सा, समझ आ रहा है ना। यहाँ पास क्या होगा, ध्यान से समझना, यहाँ पास कॉम्प्लेक्स बने रहेंगे। क्या बने रहेंगे, कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स, कितना कॉम्प्लेक्स होता है, टोटल 4 होगा। कितना होगा, 4 कॉम्प्लेक्स। क्लियर है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट कर दिया मैं, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, दूसरा कलर में देखते हैं। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड और ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ। यहाँ तक क्लियर है। टोटल कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, 4। और इसके साथ साथ एक लगा रहता है आपका, ध्यान से समझना, F0 F1 कण। क्या लगा रहता है, F0 F1 कण। ठीक, हाँ ध्यान दो, इसको ऐसा रहता है, समझ आया। इस हिस्से को बोलते हैं F1, इसको क्या बोलते हैं, F0। क्या बोलते हैं, F0। यहाँ तक क्लियर है। तो टोटल कितना कॉम्प्लेक्स हुआ, 5। कितना हुआ, 5। ये 4 और ये 5। समझ आ रहा है कि नहीं। टोटल कितना हो जाता है आपका, 5। ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये हो गया आपका फिफ्थ। क्लियर ना। इसी को ही हम लोग F0 F1 कण को क्या बोल देते हैं, मोरान्स कण। क्या बोलते हैं, मोरान्स कण। ठीक है, मोरान के कण, मोरान्स मॉलिक्यूल ऐसे करके बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। असल में होता क्या होगा, NaDH2 FADH2 ये सब जितना भी है, ठीक है ना, ये सब NaDH2 वगैरह सब एंट्री करेगा कहाँ पास, यहाँ पास। समझ आ रहा है कि नहीं।
ये सब एंट्री करेगा। और यहाँ पास कौन रहेगा, हर एक कॉम्प्लेक्स में कौन रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन वाहक और इलेक्ट्रॉन वाहक। असल में क्या होता होगा, देखो ये जो NADH2 है वो टूटता किस में है, NAD प्लस प्लस 2H प्लस, और कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है इससे, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है कि नहीं, ये जो पूरा कहानी है ये ध्यान दो। चलो इसको मैं हटा दूं क्या, ठीक, ध्यान दो आप, ये वाला देखो, ये जो तुम्हारा NADH2 है वो टूटता है NAD प्लस 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में, यहाँ टूटा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पास कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन हो गया आपका, 2 हाइड्रोजन। एक मिनट रुको ना, ये देखो, ठीक, ध्यान से समझने का कोशिश करना ना। ये अंदर में टूटा, ऐसा टूटा यहाँ पास ना इनर मेम्ब्रेन में। अब यहाँ पास का जो 2 हाइड्रोजन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको कौन पकड़ेगा, चलो बताओ, हाइड्रोजन ग्राही। इसको कौन पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही। समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास कॉम्प्लेक्स में ऐसा हाइड्रोजन ग्राही और इलेक्ट्रॉन ग्राही रहेगा, वो क्या करेगा, ध्यान से समझना ना। अब यहीं पास से कॉन्सेप्ट समझो, ठीक, यहाँ पास ध्यान दो। ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। समझ आ रहा है कि नहीं। लास्ट कहाँ तक गया, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक। कौन पहुँच गया, इलेक्ट्रॉन। कौन पहुँच गया, इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है। किसका परिसंचरण करा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन का काम समझ आ गया। हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भी फेंकेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पास, ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को यहाँ पास फिर ले जाकर के ऐसे फेंकेंगे, फिर यहाँ पास हाइड्रोजन बनते रहेगा, टूटते रहेंगे ना, इसको ले जाकर के यहाँ इसका मात्रा क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। क्लियर है। एक बार इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे, वो लगातार जाते रहेगा, और बीच बीच में किसको ले जाएंगे, उठा उठा करके हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रता, हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रता है वो बढ़ जाएगा कहाँ पास, आउटर चेम्बर में। दोनों के बीच का जो खाली जगह है, यहाँ पास H प्लस, पूरा यहाँ पास क्या बढ़ जाएगा, H प्लस H प्लस H प्लस, ऐसे बढ़ जाएगा, भयानक सारा हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अब ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, ये होकर किससे गुजरेगा, इससे गुजरेगा। और मैं किसका कॉन्सेप्ट दिया हूँ, ऐसा समझो कि बहुत सारा पानी है और ये क्या बंधाया हुआ है, बांध, और यहाँ पास क्या लगा दी हो, टरबाइन। क्या लगा दी हो, टरबाइन। तो सब पानी को ऐसे गुजारोगे तो टरबाइन क्या होगा, घूमेगा, और क्या निकलेगा, एनर्जी। क्या निकलेगा, एनर्जी। तो असल में क्या होगा, ध्यान से समझने का कोशिश करना। जितना भी H प्लस है वो जब इससे होकर के गुजरेगा तो ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट, यहाँ पास से होकर गुजरेगा तो ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट इस ऊर्जा को ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। और यहाँ पास एक एंजाइम काम करेगा, ATP सिंथेटेज, ATP सिंथेटेज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये अपने आकृति में ऐसे चेंज करेगा, इस चेंज को बोलते हैं कन्फर्मेशनल चेंज। क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज। भैया हाइड्रोजन का तो काम समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन का क्या काम है इधर, ध्यान से देखो। यहाँ पास H प्लस है, 2H प्लस अंदर में, उसके साथ, ठीक है ना, बाहर से तुम लोग श्वसन में क्या ग्रहण किए थे, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन आएगा ½ O2। क्लियर है। कौन आएगा, ऑक्सीजन ½ O2 के रूप में, प्लस यहाँ पास से क्या इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझते रहना। यहाँ पास का 2H प्लस अंदर का लिख लेते हैं, 2H प्लस, और क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये दीजिए जो टूटा है भाई, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, इसको कौन ग्रहण करेगा, ½ O2। कौन ग्रहण करेगा, ½ O2। अब देख, 2 प्लस चार्ज है, 2 माइनस चार्ज, कैंसिल हो गया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, अब चार्ज है तो कैंसिल हो गया, तो H2 बस लिख सकता हूँ। और यहाँ पास का ये और ये कट गया, ये दोनों कट गया, तो क्या बचा, केवल O। तो क्या बन गया, H2O। क्या बन गया, H2O। और इस H2O को हम लोग बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिक वाटर। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर। आया समझ में। ये लिखा हूँ ना यहाँ पास, देखो, ऑक्सीकरण करते हैं, इससे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को अलग करते हैं, किया था। उसके बाद इससे क्या बनाता है, मेटाबॉलिक वाटर, और किसका निर्माण करते हैं, ATP का।
देखो मेटाबॉलिक वाटर का निर्माण किया और किसका निर्माण किए, एटीपी का। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब यहाँ पास कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो काम करता है उनका नाम। अब ये जो ध्यान देना, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, उन कॉम्प्लेक्स से बस लोगों का हम लोग को क्या याद करना है, नाम याद करना है चारों का, ठीक है ना। और ये वाला तुमको पता है F0 F1 कण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, F0 F1 कण या मोरांस के कण, क्या बोलते हैं, मोरांस के कण, या इसी का एक नाम है क्या, क्वांटोसोम, क्या बोलते हैं, क्वांटोसोम। यहाँ पास देखो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है ना, और देखो ऑक्सीजन का उपयोग सबसे लास्ट में होता है, सबसे लास्ट स्टेप में, यहाँ समझ आया कि नहीं? मतलब जिस ऑक्सीजन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसका उपयोग पूरे श्वसन में सबसे लास्ट टाइम होता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाएं क्या? अब ध्यान देना ना कितना कॉम्प्लेक्स है टोटल, 4। कितना कॉम्प्लेक्स है, 4। चारों कॉम्प्लेक्स का हम लोग को नाम याद रखना है। सबसे पहले वाले में है FMN और FES, क्या है, FMN और FES। दूसरा नंबर का जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, दूसरा नंबर का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें है क्या, UQ और UQH2। कौन है, UQ और UQH2। उसके बाद वाला कॉम्प्लेक्स हम है साइटोक्रोम B। कौन है, साइटोक्रोम B, FES यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम B, FES यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C1। कौन है, साइटोक्रोम C1। और उसके बाद वाला जो लास्ट है ना उसमें है साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। क्या है, साइटोक्रोम A3। तो टोटल कितना कॉम्प्लेक्स है, 4 कॉम्प्लेक्स। कितना कॉम्प्लेक्स है, 4 कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो असल में होता क्या होगा, ध्यान से समझना। ये जो NADH2 है, ठीक है, ये जो हमारा NADH2 है वो किस में टूटता है, ठीक है, किस में टूटता है, NAD प्लस में। किस में टूटता है, NAD प्लस में, प्लस 2H प्लस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से समझना, ये 2 इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण किया होगा, FMN। FMN किसको दिया होगा, UQ को। UQ किसको दिया होगा, साइटोक्रोम B को। साइटोक्रोम B किसको दिया होगा, A को। फिर A किसको दिया होगा, A3 को। समझ आ रहा है कि नहीं? फिर लास्ट में इसी का उपयोग किया है कौन, ½ 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाला इलेक्ट्रॉन यदि आया है जो, उसका यूज किया और क्या बना लिया होगा, H2O। समझ आया कि नहीं? अच्छा, और यहाँ पर जो H प्लस है उसको ये लोग फिर से पकड़े होंगे, क्लियर है ना। और UQ FMN से किसको दिया गया होगा, UQ को। UQ से क्या बना होगा, UQH2 बना होगा। समझ आ रहा है ना, हाइड्रोजन का भी ट्रांसपोर्ट, और हाइड्रोजन को यहाँ पास छोड़ दिया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं, बाहर में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और बहुत ज़्यादा डिटेल है लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, जितना बेसिक बताए हूँ उतना में ही काम चलाना है। टोटल कितना कॉम्प्लेक्स है, 4। चारों कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखना। ये पहला हो गया, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा। लास्ट में क्या रहता है बोला हूँ मैं, F0 F1 कण, ये वाला। क्लियर है कि नहीं? इस हिस्से को क्या बोलते हैं, F1, और इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, F0, जो कि किसका निर्माण कर देता है, ATP का। डायग्राम बनाना रहेगा, कौन सा डायग्राम बनाओगे, जस्ट ये वाला। क्लियर है? यहाँ पास उन सब का नाम लिखना, पूरा एक कॉपी में बनाना, पूरा बड़ा सा। क्लियर है? जितना भी बताया हूँ वो सब। और उसके बाद आपको पूरा थ्योरी लिखना है, ठीक है। और थ्योरी में क्या क्या लिखना है मैं सब चीज़ लिख दिया हूँ। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं? ठीक है, कितने ATP का निर्माण होता है, जितना भी ATP है, ठीक है ना, जितना भी ATP है टोटल, यहाँ पास 4 कॉम्प्लेक्स होता है। चारों कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो तुम लोग, क्या पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, कि टोटल कितना NADH है, 2 NADH2 कहाँ से प्राप्त हुआ है, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, 2 NADH2 ग्लाइकोलिसिस से, ग्लाइकोलिसिस से, प्लस 2 NADH2 कहाँ से प्राप्त हुआ है, लिंक रिएक्शन से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, लिंक रिएक्शन से। प्लस और कितना NADH2, 6 NADH2 कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपको क्रेब्स साइकिल से। कहाँ से प्राप्त हुआ था, क्रेब्स साइकिल से। टोटल कितना कितना NADH2 प्राप्त हो गया, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 4 और 6 10। तो कितना NADH2 है, 10 NADH2। 10 NADH2 मतलब 10 गुणित कितना, 3। कितना ATP बना लिया ये, 30 ATP। कितना ATP बनाया, 30 ATP। यहाँ तक क्लियर है? कैसे करके बनाया है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ है ना, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ATP बन रहा था, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलते हैं। क्लियर है? और ये तो हो गया। और कितना FADH2 था, 2 FADH2 था। कितना FADH2, 2 FADH2। एक FADH2 से कितना ATP बनता है, 2। तो 2 से कितना बनेगा, 2। तो कितना ATP बनेगा, 4 ATP। कितना,
4 ATP। यहाँ तक क्लियर है? ये भी क्या है? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। क्लियर है? तो कितना बन गया? 30 धन 4 34 ATP। कितना ATP बना है? 34 ATP ETS में, इसमें ETS में। और क्या तुमको पता है? और 4 ATP 34 ATP प्लस 4 ATP पहले से बना हुआ था, 4 रुपया पहले से कमाए हो, और ये डॉलर को कन्वर्ट किए तो कितना रुपया मिल गया तुमको? 34 रुपया। ऐसा टाइप का समझो। क्लियर है ना? तो ये कौन सा वाला है? SLP वाला है। कौन सा वाला है? SLP। ये डायरेक्ट ATP मिला था वो, तो दोनों को मिला दूं मैं तो कितना ATP हो गया आपका? 38 ATP। और इसके बारे में क्या क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन का जो ऑक्सीशोषण वाला जो पार्ट है वो पूरी तरीके से क्या होता है? कंप्लीट। ठीक है ना? जिसमें हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़े हैं? ग्लाइकोलिसिस के बारे में। उसके बाद किसके बारे में पढ़े हैं? क्रेब्स साइकिल के बारे में। और लास्ट में आज किसके बारे में पढ़ लिए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। क्लियर है? जब ऑक्सीजन का उपस्थिति रहता है तो टोटल कितना ATP का निर्माण होता है? 38 ATP का। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अनाक्सीय श्वसन के बारे में। अनाक्सीय श्वसन क्या है, यह किस तरीके से कार्य करता है, मतलब जब ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होगा तो कितना ATP का निर्माण होगा, उसमें हमको कैसे एनर्जी मिलता है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।